नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देंगे जो देश के अलग अलग राज्यों की कैबिनेट बैठकों में लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक की। इन बैठकों में किन योजनाओं को मंजूरी मिली है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इन फैसलों से आम जनता को कैसे लाभ होगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। मानसून सत्र के चलते यह बैठक विधानसभा के समिति कक्ष क्रमांक 1 में रखी गई। बैठक में अनुपूरक बजट के साथ 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई है। इन विधेयकों को इसी सत्र में पेश किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में बाबई मुहासा में उद्योग के लिए आरक्षित जमीन में छूट देने का भी फैसला किया गया है। कैबिनेट बैठक में विश्वास संशोधन विधेयक 2025, माध्यमस्थ अधिकरण संशोधन विधेयक, दुकान स्थापना अधिनियम संशोधन विधेयक और कारखाना अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बाबई मुहासा में उद्योग के लिए जमीन देने पर छूट दी गई है। इसके साथ ही विक्रमपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में गांव की जमीन का अधिग्रहण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कैबिनेट बैठक में विश्वास संशोधन विधेयक 2025, माध्यमस्थ अधिकरण संशोधन विधेयक, दुकान स्थापना अधिनियम संशोधन और विधेयक और कारखाना अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बाबई मुहासा में उद्योग के लिए जमीन देने पर छूट दी गई है। विक्रमपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में गांव की जमीन का अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में 4 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मोहन कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव: विश्वास संशोधन विधेयक पास, माध्यमस्थ अधिकरण संशोधन विधेयक, दुकान स्थापना अधिनियम संशोधन, कारखाना अधिनियम संशोधन मंजूर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में उर्वरक की लिए सभी माननीय मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने प्रभार के जिलों में, अब चूंकि बोनी तो हो गई है और बोनी में भी ऐसी कोई किसानों को परेशानी बिल्कुल नहीं आई। उनको समय पर खाद उर्वरक मिलता रहा और अभी भी अब वापस दूसरी बार लगेगा। तो सभी माननीय मंत्रीगण इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसानों को समय पर खाद मिले, ब्लैक नहीं हो और बाजार के अंदर नकली खाद नहीं आए, इसको विशेष ध्यान दें। इस संबंध में प्रशासन को भी निर्देश दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और किसान को कहीं पर भी कोई असुविधा नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट को निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं और विशेषकर जैव विविधता से संपन्न हमारा प्रदेश है और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रुचि भी बहुत ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे हमारे धार्मिक पर्यटन में हमने महाकाल लोक बनाया और उसके बाद लोगों का आकर्षण बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, अब जैव विविधता के क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छे काम किए हैं और इसलिए अब इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत फोकस किया है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर्यटकों को आकर्षित कर सकें। इसलिए इस क्षेत्र का विकास और इस क्षेत्र के अंदर कैसे पर्यटक ज़्यादा आकर्षित हों, इसके लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में कहा कि स्पेन की तकनीकी को मध्य प्रदेश में भी लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैसे स्पेन में उद्यानिकी, फल उत्पादन और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसका फायदा भी वहां स्पष्ट नजर आता है। सीएम ने आगे कहा कि हम सभी स्पेन जैसी कृषि आधारित तकनीकी को मध्य प्रदेश में फॉलो करने के लिए एक दल स्पेन भेजेंगे, जो वहां से तकनीकी बारीकियां सीख कर आएगा, फिर उसे हम एमपी में लागू करेंगे। गांधी सागर बांध से जुड़े पावर जनरेशन प्लांट के अपडेशन से जुड़े प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। 40 साल से चल रही इसकी आयु पूरी होगी, ऐसे में इसके नवीनीकरण की तैयारी है। इस पर 446 करोड़ रुपए का खर्च होगा। 30% खर्च सरकार देगी, बाकी राशि लोन लेकर खर्च की जाएगी।
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, आप सभी जानते हैं कि सबसे पुराना हमारा गांधी सागर जल विद्युत गृह है, जो हमारी बिजली पानी से बनती है। और मेरा ख्याल है कि इसकी आधारशिला 60 में रखी गई थी और एक राणा प्रताप राजस्थान का है और हमारा गांधी सागर है। तो ये संयुक्त रूप से काफ़ी पुराना एक हाइड्रो का जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। इसकी कैपेसिटी 115 मेगावाट है, पर इसकी आयु कंप्लीट हो गई। लगभग 40 साल से ही चल रहा है और सभी तकनीकी लोगों की राय है और यही हालत राजस्थान की भी है। राजस्थान सरकार और हमने संयुक्त रूप से मिलकर और इसका नवीनीकरण करने का निर्णय लिया है। विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलेगा, विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक। विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। जैव विविधता पर सरकार पूरा फोकस कर रही है। ऐसे में पचमढ़ी बायोस्फीयर स्पेस घोषित किया गया है। ऐसे में यह स्थल पर्यावरण प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। ग्वालियर उज्जैन में व्यापार मेला लगता है। यहाँ सरकार 50% की छूट भी देती थी। इसका अनुमोदन भी कैबिनेट बैठक में किया गया है। वहीं उर्वरक की कमी की शिकायतों को लेकर चर्चा की गई। सरकार ने इस मुद्दे को प्राथमिकता से हल करने का आश्वासन देते हुए प्रभारी मंत्रियों को जिले में समीक्षा के निर्देश दिए हैं। आज का युग है, ये तकनीकी का युग है और इसमें सबसे प्रमुख है डेटा सेंटर। और डेटा भी विश्वसनीय डेटा, नहीं तो कई चीज़ें तो अभी सोशल मीडिया में ऐसी चलती है कि अपन ढूंढते रहते हैं कि यार ये जो चल रहा है ये सही है कि गलत है, किसकी प्रामाणिकता। तो प्रामाणिक हो और उस दिशा में गंभीरता दिखे सरकार की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इस यात्रा के दौरान डाटा सेंटर्स में भी विजिट किया और एक अच्छी तकनीकी का डाटा सेंटर मध्य प्रदेश में कैसे बने, और अभी इसमें लगातार तकनीकी का विकास हो रहा है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक की, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मानसून सत्र से पहले हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इसके बाद विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि इस बैठक में राज्य हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए जानते हैं कि कैबिनेट बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ रेत खनन एवं व्यापार नियम 2025, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन DMF नियमों में संशोधन, भूमि मूल्य निर्धारण प्रणाली में सुधार, क्रिकेट अकादमी के लिए जमीन आवंटन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी से और खेल श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी से भी मुलाकात हुई है और छत्तीसगढ़ में सड़क परिवहन के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में विकास की बातें हुई है। उनके तरफ से पूरा आश्वासन मिला है और वैसे तो भारत सरकार का, सभी मंत्रियों का, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बराबर सहयोग छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। कैबिनेट बैठक में मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सूची में तकनीकी कारणों से शामिल होने से वंचित जातियों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बिहारी, कोरबा, बघेल, छत्री, संसारी, उर्राव तथा पविया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य एवं डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राज्य मद से मात्र राज्य छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति प्रदान किए जाने एवं छात्रावास आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने की सहमति है। छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास संस्थान नियम 2015 में आवश्यक संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70% राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं
निःशक्त जन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, आवास, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके माध्यम से साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण अनुसूचित क्षेत्र हेतु नियम 2023 को निरस्त करते हुए नवीन नियम छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 का अनुमोदन किया गया। इससे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत घर की छतों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड CSPDCL के माध्यम से PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ साथ राज्य की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, जो सोलर प्लांट की क्षमता 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और उससे अधिक के आधार पर अलग अलग होगी। CSPDCL इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी होगी और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार इसे लागू करेगी। कंपनी इस योजना के संचालन के लिए एक अलग बैंक खाता खोलेगी, जिसमें सब्सिडी की राशि रखी जाएगी और उसका हिसाब किताब किया जाएगा। राज्य वित्तीय सहायता उन घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता से दी जाएगी जिनके सोलर प्लांट का ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 37 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें महिलाओं, मेधावी छात्रों, तकनीकी शिक्षा, बुनियादी ढांचे और किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों से राज्य के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। श्रम मंत्री अनिल राजभर, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह और प्रौद्योगिकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने बैठक के बाद मीडिया को फैसलों के बारे में विस्तार से बताया। मंत्रियों ने कहा कि कैबिनेट में लिए गए फैसले महिलाओं, छात्रों, किसानों और कर्मचारियों के हित में हैं। साथ ही तकनीकी शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देकर सरकार ने राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन फैसलों से उत्तर प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में पास हुए प्रस्ताव। महिलाओं के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट, चित्रकूट लिंक परियोजनाओं को मिली मंजूरी, मेधावी छात्रों को टैबलेट वितरण अभियान, तकनीकी शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा, पुरानी पेंशन योजना में छूट, नगरीय विकास एवं भूमि हस्तांतरण, पुराने सरकारी वाहनों का निदान, पेयजल सीवरेज ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, लोक सेवा आयोग परीक्षा संशोधन, पशुधन और कृषि योजनाएं। उत्तर प्रदेश में छात्रों को स्मार्टफोन नहीं बल्कि सिर्फ टैबलेट दिया जाएगा। इसके लिए 2000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। अभी तक 60 लाख बच्चों को टैबलेट दिया जा चुका है। आशीष पटेल ने कहा कि टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से सभी 121 पॉलिटेक्निक में डाटा टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित होगा। पहले चरण में 45 पॉलिटेक्निक अपग्रेड किए जाएंगे। इस पर 6,935 करोड़ का खर्च आएगा। इसके सारे उपकरण टाटा कंपनी उपलब्ध करवाएगी। प्रति पॉलिटेक्निक 57 करोड़ रुपए खर्च होगा। ये कायाकल्प 1 साल में होगा। आज प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश की सभी पॉलिटेक्निकों के उच्चीकरण और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया गया था, जिसको हमारी कैबिनेट ने पास किया है। इसमें 121 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 6,935.86 करोड़,
जिसका एक पार्ट है, और 858 करोड़ का दूसरा भाग है। इसमें से कुल मिलाकर के पहले चरण में 45 आईटीआई को, पॉलिटेक्निक को अपग्रेड किया जाएगा टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर के रूप में। पूर्व में भी टाटा टेक्नोलॉजी आईटीआईज को एक्सीलेंस सेंटर के रूप में डेवलप कर चुकी हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजिंग एक कार्य हो रहा है, और हमारे जो बेसिकली जो गांव से आने वाले बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक में अध्ययन कर रहे हैं, उनको इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के स्थान पर योजना अंतर्गत केवल टैबलेट वितरण किए जाने के संबंध में 24/1/25 की बैठक में 25 लाख स्मार्टफोन के स्थान पर सिर्फ टैबलेट वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में बजट में 2000 करोड़ रुपए के प्राविधानित है बजट, और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने इसमें लिख करके दिया था। इसलिए अब हम स्मार्टफोन की जगह टैबलेट वितरित करने जा रहे हैं। प्रस्ताव पर अनुमोदन आज हो गया है। टैबलेट की बड़ी स्क्रीन, बेहतर बैटरी क्षमता, प्रोडक्टिविटी ऐप जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल शीट्स आदि के बेहतर उपयोग से मल्टीटास्किंग शैक्षिक कार्यों में बजट तो हर साल का है, 2000 करोड़ का है बजट। पशुधन मंत्री ने बताया कि पराग डेयरी को नोएडा में भूखंड को दिया जाएगा। बैठक में यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलाने का निर्णय लिया गया है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के साथ साझा कार्यक्रम यूपी सरकार चला रही है। इसके तहत जेवर एयरपोर्ट के पास प्रोसेसिंग और निर्यात की व्यवस्था की जाएगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जेवर पर कार्गो का बड़ा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। उन्नाव में हैचरी सीड उपलब्ध कराने के लिए यूएई की कंपनी 4000 करोड़ का निवेश करेगी। यूएई की कंपनी फूड पार्क भी बनाएगी। पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने से छूट गए कर्मचारियों को कैबिनेट ने एक और अवसर प्रदान किया है। नेशनल पेंशन स्कीम से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जिनका चयन प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू करने से संबंधित अधिसूचना तारीख 28 मार्च 2005 से पहले हो चुका था, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के संबंध में निर्धारित कट ऑफ तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस राहत से करीब 2000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद आबलिक रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किए जाने संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने के संबंध में निर्धारित कट ऑफ स्थितियों का विस्तारण। बहुत से लोग आच्छादित हो गए थे, कुछ लोग छूट गए थे, तो सरकार उनको एक मौका और दे रही है, एक अवसर और दे रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं के पक्ष में निष्पादित विलेखों पर प्रभार स्टाम्प शुल्क में छूट निर्धारित किए जाने के संबंध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 संगठित संविधान के अनुसूची 7 की द्वितीय सूची की प्रविष्टि 63 तथा तृतीय सूची 44 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल को अपने क्षेत्र के विलेखों के लिए स्टाम्प शुल्क की दरों के निर्धारण का अधिकार प्राप्त है। इन प्रावधानों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में घटित विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की देयता हेतु स्टाम्प दरों के निर्धारण हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1 ख प्रख्यापित की गई है, जिसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किए गए हैं। राजधानी की हजरतगंज नजूल भूमि का स्वामित्व अब अग्निशमन स्टेशन को दिया गया है। इस भूमि का नामांतरण और हस्तांतरण
गृह विभाग को करने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके अलावा सरकार ने अयोध्या में सरयू नदी जलापूर्ति स्रोत से वाटर ट्रीटमेंट फेज 1 योजना के तहत चिन्हित भूमि को भी नगर विकास विभाग को निःशुल्क दिए जाने का फैसला किया है। वहीं कैबिनेट ने हमीरपुर में केंद्र सरकार द्वारा संचालित आपकी सखी आशा ज्योति केंद्र वन स्टॉप सेंटर का भवन बनाने के लिए महिला कल्याण विभाग को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूर किया है। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प में छूट देने का फैसला लिया गया है। 1 करोड़ तक रजिस्ट्री में 1% स्टाम्प तक छूट दी जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए रखी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में कैबिनेट ने 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने पराग डेयरी के नोएडा में 4.62 हेक्टेयर भूखंड को 101 करोड़ रुपए में सुरक्षा संबंधी कंपनी को बेचने का फैसला किया है। इसके बदले पराग डेयरी की नई फैक्ट्री बनाई जाएगी। साथ ही सेक्टर 81 में MS राफे कंपनी द्वारा 800 करोड़ रुपए की लागत से एक नया प्लांट स्थापित किया जाएगा, जहां ड्रोन निर्माण किया जाएगा। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास प्रसंस्करण, भंडारण और निर्यात की व्यवस्था की जाएगी। खासतौर पर बुंदेलखंड और पूर्वांचल के किसानों की उपज को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का लक्ष्य है। जेवर एयरपोर्ट एक बड़ा कार्गो सिस्टम भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा उन्नाव में मछली के अंडों की व्यवस्था के लिए 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह परियोजना किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रदेश की राजधानी एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ने तथा औद्योगिक विकास की संभावनाओं सृजित करने हेतु बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण पहले ही पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में इस एक्सप्रेसवे का सुचारू रूप से यातायात गतिमान है। इस लिंक एक्सप्रेसवे से एक बड़ा फायदा होगा। ये एक्सप्रेसवे बांदा वाराणसी बांदा मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 35/76 के किलोमीटर 267 पर जनपद चित्रकूट के भरतकूप के निकट से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय मार्ग 135 BG पर जनपद चित्रकूट में ग्राम अहमदगंज में समाप्त होगा। मध्य प्रदेश की कैबिनेट द्वारा पास किए गए 4 संशोधन विधेयकों से जहां श्रमिकों, व्यापारियों और मध्यस्थ संस्थानों को नई दिशा मिल सकती है, वहीं भूमि अधिग्रहण और उद्योगों के लिए जमीन में छूट जैसे निर्णय आने वाले दिनों में निवेश और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार ने वंचित जातियों को शिक्षा में समान अवसर देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। साथ ही रेत खनन और DMF जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में नियमों को पारदर्शी और प्रभावी बनाकर स्थानीय विकास को प्राथमिकता देने का संकेत भी दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं, छात्रों और प्रदेश के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। अब हालांकि ये फैसले जमीनी स्तर पर कितने कारगर होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए कैबिनेट एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।